बंगाल के गोपालपुर गांव में आज की शाम कुछ अलग ही थी। चारों ओर ठंड के साथ साथ घना अंधेरा पसरा हुआ था। आसमान में धुंध इतनी सघन थी कि कुछ ही दूरी पर खड़ा पेड़ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। गांव की चौपाल पर रामदीन काका के साथ दो और ग्रामीण बैठे थे, हरिप्रसाद और निरंजन। चौपाल के बीच जल रही आग से हल्की हल्की चिंगारियां उठ रही थीं, पर उसकी गर्माहट भी ठंड को पूरी तरह दूर नहीं कर पा रही थी। रामदीन काका अपनी पुरानी शॉल को कंधों पर और कसते हुए बोले, ऐसी शाम मैंने पहले भी देखी है। जब हवा इस तरह चुप हो जाती है तो समझ लेना चाहिए कि रात शांत नहीं रहने वाली। हरिप्रसाद ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, काका, आज दिन भर से मन अजीब सा बेचैन है। खेत से लौटते समय लगा जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। निरंजन ने तुरंत आग में सूखी लकड़ी का एक टुकड़ा डालते हुए कहा, अरे बस करो, ऐसी बातें मत करो। वैसे ही आज अंधेरा कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा है। रामदीन काका ने दोनों की ओर गहरी नजर से देखा और धीमी आवाज में बोले, गोपालपुर की मिट्टी चुप नहीं रहती। जब पुरानी कहानियां जागती हैं तो रात अपना असली रूप जरूर दिखाती है। हरिप्रसाद ने कहा, अरे काका, क्या आपने कभी भूत देखा है? काका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे हाँ, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। गांव के वैद्य ने कहा कि अगर उसे बचाना है तो जंगल से संजीवनी जड़ी बूटी लानी पड़ेगी। मजबूरी में मैं अकेला ही जंगल की ओर निकल पड़ा। जिस तरह से मैं वहां से लौट कर आया हूं वो तुम लोग सुन भी नहीं पाओगे। निरंजन ने उत्सुकता और डर से भरी आवाज में कहा, काका, पूरी बात बताइए ना, असल में वहां क्या हुआ था? ठीक है तो सुनो। लगभग 60 साल पुरानी बात है। विष्णुपुर एक छोटा सा गांव था जहां लोग मिलजुल कर रहा करते थे। गांव के बाहर कच्चे रास्ते के किनारे गोविंद की एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में गोविंद, उसकी पत्नी और उसकी नन्ही सी बेटी रहते थे। एक शाम अचानक गोविंद की पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी। कभी तेज बुखार, कभी सांस फूलना। उसका शरीर जैसे जवाब दे रहा हो। गोविंद घबरा गया। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? न पास में कोई अस्पताल है, न कोई वैद्य। बेचैनी में वह सीधे मोहन काका के घर की ओर दौड़ा। दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। दरवाजा खुलते ही मोहन काका बोले, अरे गोविंद, इतना परेशान क्यों है? सब ठीक तो है? गोविंद की आवाज कांप रही थी। काका, मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है। आप एक बार मेरे साथ चलिए। मोहन काका बिना देर किए उसके साथ चल पड़े। झोपड़ी में पहुंचते ही उन्होंने दिए की रोशनी में गोविंद की पत्नी को देखा। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं, चेहरा पीला पड़ चुका था। कुछ पल चुप रहने के बाद मोहन काका गंभीर स्वर में बोले, गोविंद, अब तुझे जंगल जाना होगा। गोविंद चौंक गया। जंगल? हाँ, वहां एक संजीवनी जड़ी बूटी है, वही इसे बचा सकती है। लेकिन ध्यान रखना, आज अमावस की रात है। इस रात उस जंगल में भूत प्रेतों का निकलना आम बात है। काका ने उसकी आंखों में देखते हुए आखिरी चेतावनी दी। अगर तुझे लगे कि कोई तेरे पीछे चल रहा है या कोई तेरे अपने की आवाज में तुझे बुला रहा है तो भूल कर भी पीछे मत मुड़ना। अगर मुड़ गया तो समझ लेना तू उसी जंगल में फंस जाएगा और फिर कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। जब गोविंद जंगल की ओर निकलने लगा तभी पीछे से उसकी बेटी की मासूम आवाज आई, पापा, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। गोविंद ठिठक गया। उसने मुड़कर अपनी बेटी को देखा। उसकी आंखों में डर भी था और भरोसा भी। गोविंद घुटनों के बल बैठ गया। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, देख बेटा, अगर तू मेरे साथ चली जाएगी तो तेरी माँ का ध्यान कौन रखेगा? तू यहीं रुक जा, मैं बस 1 घंटे में लौट आऊंगा। गोविंद ने मोहन काका की ओर देखा। काका, अगर हो सके तो मेरी बेटी और मेरी बीवी का ख्याल रखना। तू चिंता मत कर गोविंद, जितनी जल्दी हो सके लौट आना। इतना कहकर गोविंद घर से निकल पड़ा। वो सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो उस वक्त एक पिता और एक पति था जो अपने परिवार के लिए अपनी जान को दांव पर लगाने जा रहा था। जैसे ही उसने जंगल की सीमा में कदम रखा,
एक अजीब सी सन्नाटा उसे निकल गया। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। चांद अमावस की वजह से कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ठंडी हवा ऐसी चल रही थी कि उसकी हड्डियां कांपने लगी। हर सांस के साथ धुएं सी भाप निकल रही थी। सूखे पत्तों पर उसके कदमों की आवाज उसे ही अजनबी लग रही थी। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में गोविंद को एक बुजुर्ग औरत दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर अजीब सी कठोरता थी। उसने गोविंद को रोक लिया और भारी आवाज में बोली, बेटा, इतनी रात को जंगल में अकेले कहाँ जा रहे हो? गोविंद थोड़ा चौंका, फिर बोला, अम्मा, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मुझे संजीवनी बूटी चाहिए। अरे बेटा, तुझे पता नहीं आज अमावस की रात है। इस रात जंगल में संजीवनी लेने जाना मतलब मौत को बुलाना। तुझे अपनी जान की जरा भी फिक्र नहीं। अम्मा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है। बेटा, जिस जंगल में तू जा रहा है वहां पिशाच, चुड़ैल और छलावा का बसेरा है। तू जंगल में तो चला जाएगा, पर वापस आएगा या नहीं कोई नहीं जानता। मेरी बात मान, अभी घर लौट जा। सुबह उजाले में संजीवनी लेने जाना। नहीं माँ, मुझे अभी ही जाना होगा। मेरी बीवी शायद सुबह तक जिंदा ना रहे। ठीक है बेटा, तो एक बात याद रखना, अगर रास्ते में तुझे कोई दिखे या पीछे से कोई पुकारे तो रुकना मत, पीछे मुड़ना मत। फिर उसने गोविंद के कान के पास झुककर एक मंत्र बताया। अगर कोई बड़ी मुसीबत आए तो इस मंत्र का जाप करना, ये तुझे बचाएगा। गोविंद ने हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद किया और आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वो जंगल की गहराई में जा रहा था, वैसे वैसे पीछे से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी हंसी, कभी रोने की आवाज, कभी पत्तों के कुचले जाने की। कुछ देर बाद उसे साफ महसूस हुआ कोई उसका पीछा कर रहा है। गोविंद रुक गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मन ने कहा, मुझे किसी भी हालत में पीछे नहीं मुड़ना, ये सब भ्रम जाल है। तभी अचानक एक आवाज आई। गोविंद। उसकी सांस अटक गई। वो आगे ही देखता रहा। तभी उसने देखा उसके सामने एक औरत खड़ी थी, साफ कपड़े, शांत चेहरा। गोविंद ने कांपती आवाज में पूछा, आप यहाँ इतनी रात को? मैं भी संजीवनी बूटी लेने आई थी, लेकिन रास्ता भटक गई हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भी संजीवनी लेने जा रहा हूँ। मेरी बीवी बहुत बीमार है। औरत मुस्कुराई। अरे वाह, तो अच्छा हुआ एक साथी मिल गया। चलो साथ चलते हैं। गोविंद का मन अजीब तरह से सिकुड़ गया। फिर भी उसने खुद को समझाया और बोला, ठीक है, चलिए। करीब 10 मिनट साथ चलने के बाद गोविंद ने पूछा, आप कहाँ रहती हैं? और इतनी रात को अकेले जंगल में क्यों आ गई? किसी के साथ नहीं आई? अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे से एक भयानक आवाज गूंज उठी। गोविंद डर के मारे वहीं जम गया। पीछे से आवाज आई, वहीं रुक जा, आगे मेरे बच्चे खेल रहे हैं। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तेरा जान ले लूंगा। गोविंद के कंधे पर अचानक उस औरत का हाथ पड़ा। हाथ नहीं, जैसे किसी मुर्दा चीज की पकड़ हो। लंबे लंबे नाखून, स्याह उंगलियां और बर्फ सी ठंडक। गोविंद जोर से चीख पड़ा। उसी पल उसे उस बुजुर्ग मां की बात याद आ गई। डर के मारे उसका शरीर कांप रहा था। फिर भी उसने आंखें बंद की और पूरी ताकत से मंत्र पढ़ने लगा। ओम नमः शिवाय। ओम क्लीं काली कपालिनी रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं भूत प्रेत विनाशाय स्वाहा। जैसे ही मंत्र गूंजा, वो भयानक हाथ अचानक गायब हो गया। पीछे से आती सारी आवाजें भी एक पल में थम गई। गोविंद ने गहरी सांस ली। पसीने से पूरा शरीर भीग चुका था। वो बिना पीछे देखे आगे बढ़ने लगा। अभी वो ज्यादा दूर भी नहीं गया था कि अचानक रास्ते में उसे अपनी बेटी दिखाई दी। वो रो रही थी। पापा, आप मुझे छोड़कर चले आए। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे यहाँ से ले चलो। गोविंद का दिल भर आया। पैर अपने आप बेटी की ओर बढ़ने लगे, लेकिन तभी वो रुक गया।
उसका मन जोर से बोला। मैं अपनी बेटी को घर छोड़कर आया था, वो यहाँ जंगल में कैसे हो सकती है? उसे बुजुर्ग मां की चेतावनी याद आ गई। जंगल में छलावा बसता है। गोविंद पीछे हट गया। आंखें झपकते ही वहां कोई नहीं था, न बेटी न रोने की आवाज। अब गोविंद समझ चुका था, ये जंगल उसकी कमजोरी ढूंढ रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर जंगल के बीचों बीच उसे चमकती हुई संजीवनी बूटी दिखाई दी। उसने कांपते हाथों से बूटी उठाई और जैसे ही लौटने के लिए मुड़ा, कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे से गिरा देती है। वो जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। अचानक एक काला हाथ उसके पैर को पकड़कर घसीटने लगा। गोविंद जोर जोर से वही मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन हाथ ने पकड़ और मजबूत कर ली। अब उसने पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे ही ये पंक्तियां निकली, वो काला हाथ चीख के साथ गायब हो गया। गोविंद उठा और बिना रुके दौड़ते दौड़ते अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही वो जमीन पर बैठ गया। उसी वक्त उसकी बेटी बोली, अरे पापा, क्या हुआ? मोहन काका सब समझ गए। उन्होंने संजीवनी बूटी से गोविंद की पत्नी का इलाज किया। कुछ ही देर में उसकी सांसें सामान्य हो गईं। अगली शाम गोविंद ने जंगल में घटी हर बात काका को बताई। मोहन काका ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तू सच में बच गया। हर कोई इस जंगल से लौटकर नहीं आता। और उस रात के बाद विष्णुपुर के जंगल की ओर कोई भी अमावस की रात मुड़कर नहीं देखता। और एक वाकया सुनाता हूं, सुनो, जो मेरे दोस्त के पोते को पिशाच ने मार दिया था। शाम के ठीक 7 बजे थे। चारों तरफ घना अंधेरा पसरा हुआ था और ठंड की वजह से गांव की गलियों में इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। गांव की चौपाल पर मोहन काका अकेले बैठे थे। उनके चेहरे पर आज कुछ अलग सी बेचैनी थी। आंखें बार बार उसी रास्ते की ओर उठ जाती जहां से गांव में आने वाला रास्ता मुड़ता था। उसी वक्त लालू, गांव का एक किसान, रास्ते से गुजर रहा था। उसने मोहन काका को यूं परेशान बैठे देखा तो पास आकर उनके बगल में बैठ गया। थोड़ी देर उन्हें देखते रहने के बाद लालू ने पूछा, अरे काका, आज कुछ ज्यादा ही चिंतित लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? मोहन काका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे लालू, तू तो जानता ही है, मेरा पोता शहर में पढ़ाई करता है। परसों फोन किया था उसने, बोला था कि 2 दिन बाद घर आएगा। आज उसी का दिन है। शाम के 5 बजे तक तो पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं। लालू का चेहरा भी गंभीर हो गया। हाँ काका, ये तो सच में चिंता की बात है। शाम होने के बाद हमारे गांव की तरफ ना कोई ऑटो आता है, ना कोई पैदल चलने की हिम्मत करता है। ऊपर से आज अमावस भी है। हाँ रे लालू, वही तो डर है। और जिस रास्ते से वो आएगा, उस रास्ते के बारे में तो पूरे गांव को सब कुछ पता है। कुछ देर बाद दूर से कदमों की आहट सुनाई दी। अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। लालू ने ध्यान से देखा और अचानक बोल उठा, अरे काका, वो देखो, कुंदन आ गया। मोहन काका ने जैसे ही सिर उठाया, उनकी आंखों में चमक आ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, सही सलामत लौट आया। कुंदन जैसे ही चौपाल के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसके दादाजी वहीं बैठे हैं। वो थोड़ा हैरान होकर बोला, अरे दादाजी, आप यहाँ बैठे हो? मोहन काका ने तुरंत सवाल दाग दिया, अरे कुंदन, इतना देर क्यों हो गया? तुझे तो 5 बजे तक पहुंच जाना था ना? अरे दादाजी, असल में ट्रेन लेट हो गई थी। ऊपर से स्टेशन से कोई भी इस गांव की तरफ आने को तैयार ही नहीं था। मोहन काका ने गंभीर आवाज में कहा, हाँ बेटा, असल में हमारे गांव आते वक्त जो जंगल पड़ता है ना, वो अब भूतिया हो गया है। यह सुनते ही कुंदन हंस पड़ा। अरे दादाजी, 2026 चल रहा है और आप लोग अब भी भूत प्रेत पर विश्वास करते हो? मोहन काका ने कुंदन की आंखों में देखते हुए धीमे मगर भारी स्वर में कहा, अरे बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाता। और तू तो पढ़ा लिखा है, तुझे पता होगा कि ऊर्जा को न तो खत्म किया जा सकता है
नहीं बनाया जा सकता है। कुंदन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ये बात तो सच है दादाजी, लेकिन हुआ क्या है? आप मुझे भी पूरी बात बताओ। चौपाल पर बैठे तीनों लोग खामोश हो गए। दूर जंगल की तरफ से ठंडी हवा के साथ जैसे कोई अनसुनी कहानी चलकर उनकी ओर आ रही हो। मोहन काका ने गहरी सांस ली, ऐसी सांस जैसे सीने के अंदर कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। उन्होंने चारों तरफ देखा, चौपाल, और फिर उनकी नजर जंगल की तरफ टिक गई। आवाज भारी हो गई थी। सुन बेटा, काका बोले, ये बात आज से नहीं, कई साल पुरानी है। प्रिया गांव की एक सीधी सादी लड़की, आंखों में सपने थे लेकिन हैसियत नहीं। वो मुखिया के बेटे से प्यार कर बैठी थी। प्यार ऐसा जिसमें डर नहीं होता, बस भरोसा होता है। लेकिन जब प्रिया गर्भवती हो गई तो वही प्यार सबसे बड़ा अपराध बन गया। प्रिया ने हिम्मत करके मुखिया के घर जाकर कहा, आपके बेटे से मेरी शादी करवा दीजिए। लेकिन जवाब में उसे लात मारकर बाहर निकाल दिया गया। दिन बीतते गए, प्रिया का पेट उभरने लगा। उसके अपने माँ बाप, जो कभी उसके सिर पर हाथ रखते थे, अब रोज जहर घोलने लगे। काश तुझे पैदा ही न किया होता, हमने कौन सा पाप कर दिया था। हर शब्द उसके दिल में कील बनकर धंसता चला गया। फिर गांव को पता चला, और गांव कभी माफ नहीं करता। लोग हंसने लगे, कोई इशारे करता, कोई फप्तियां कसता। जब प्रिया कुएं पर जाती तो हंसी पीछा करती, जब रास्ते से गुजरती तो नजरें चीरने लगती। एक दिन प्रिया रोती हुई फिर मुखिया के पास गई, लेकिन इस बार भी दरवाजा नहीं खुला। खुली तो बस क्रूरता। एक रात प्रिया सब कुछ सह नहीं पाई। अकेली, टूटी हुई और बिल्कुल खामोश, उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन बेटा, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव वालों ने उसकी लाश को भी इज्जत नहीं दी। अंधेरी रात में उसे जंगल की तरफ ले जाया गया। वहां चुपचाप एक गड्ढा खोदा गया और प्रिया को मिट्टी में गाड़ दिया गया। न कोई रोया, न किसी ने भगवान को याद किया। तभी से बेटा, उस जंगल से रात में जो भी जवान लड़का गुजरता है, या तो गायब हो जाता है या फिर मौत का मुंह देखकर लौटता है। हवा अचानक ठंडी हो गई। जंगल से पत्तों के हिलने की आवाज आई। मोहन काका ने आखिरी बात कही। प्रिया ने खुद जान ली थी, लेकिन उसकी रूह आज भी वहीं भटकती है। और अमावस की रात, वो रास्ता अब सिर्फ रास्ता नहीं रहा। तीनों की नजरें एक साथ अंधेरे जंगल की तरफ उठ गईं, और उस पल ऐसा लगा जैसे अंधेरा उनकी तरफ मुस्कुरा रहा हो। मोहन काका ने उठते हुए कहा, चल बेटा, बहुत रात हो गई है, घर चलते हैं। कुंदन चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने खाना खाया, लेकिन मन खाना नहीं खा रहा था। वो बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश कर रहा था, मगर आंखें बंद करते ही जंगल, प्रिया और अमावस की बातें दिमाग में घूमने लगती। तभी मोबाइल की आवाज ने खामोशी चीर दी। कुंदन बड़बड़ाया, इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, अरे भाई सुन, तू जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जा, तेरी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही कुंदन के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। मोबाइल हाथ में ही रह गया। सांस अटक गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धीरे से उसने इधर उधर देखा। घर में सब सो रहे थे। दादाजी गहरी नींद में थे। कुंदन ने खुद से फुसफुसाकर कहा, अगर अभी दादाजी को उठाया तो वो मुझे जाने नहीं देंगे, और मैं उन्हें ये भी नहीं बता सकता कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या हुआ है। कुछ पल सोचा, फिर फैसला कर लिया। मैं चुपचाप निकल जाता हूँ, कोई ट्रेन पकड़ लूंगा। सुबह सब ठीक हो जाएगा, तब दादाजी को बता दूंगा। वो बहुत धीरे धीरे उठा, ऐसे जैसे जमीन भी उसकी आहट सुन लेगी तो कुछ अनहोनी हो जाएगी। घर का दरवाजा चरमराया। कुंदन एक पल के लिए रुक गया। दिल मुंह को आ गया। फिर वो अंधेरी रात में बाहर निकल गया। उसे क्या पता था, जिस रास्ते पर वो चल पड़ा है वो रास्ता सीधा जंगल की तरफ जाता है। और आज अमावस की रात है। कुंदन धीरे धीरे जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ने लगा।
जैसे जैसे उसके कदम बढ़ रहे थे वैसे वैसे हवा की सीटी जैसी आवाज तेज होती जा रही थी। कहीं दूर से उल्लू की आवाज गूंज रही थी, ऐसी आवाज जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। वो भी कुछ ही कदम चला था कि आगे उसे एक परछाई नजर आई। कुंदन ठिठक गया। मन में आया, इतनी रात को यहां कौन हो सकता है। डरते डरते वो परछाई के पास पहुंचा और अचानक उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसके सामने दादाजी खड़े थे। कुंदन ने मन ही मन कहा, मर गया, अब तो दादाजी बहुत डांटेंगे। दादाजी की आवाज गुस्से से भरी हुई थी। तुझे मना किया था ना, फिर क्यों जंगल में आ गया? उन्होंने उंगली से रास्ता दिखाते हुए कहा, चला जा यहाँ से और पीछे मुड़कर मत देखना। कुंदन कुछ बोल नहीं पाया। मजबूरी में उसने कदम वापस गांव की ओर मोड़ लिए। 2-4 कदम ही चला होगा कि अचानक वो रुक गया। उसके दिमाग में एक बात बिजली की तरह कौंधी। दादाजी तो घर पर है और वो सो जाएं तो सुबह 5 बजे से पहले एक बार भी नहीं उठते, तो फिर वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? कुंदन ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, न दादाजी न कोई परछाई। अब कुंदन को सचमुच डर लगने लगा। उसने 2 कदम पीछे हटे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन तभी उसे याद आया, मुझे जाना ही होगा, रीमा अस्पताल में होगी। उसने खुद को संभाला और फिर से आगे बढ़ने लगा। करीब 10 मिनट चलने के बाद पीछे से किसी ने आवाज लगाई, कुंदन। आवाज इतनी जानी पहचानी थी कि उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। कुंदन पलटा। उसके सामने कॉलेज की उसकी दोस्त राधिका खड़ी थी। कुंदन चौंक गया। अरे राधिका, तुम यहाँ इतनी रात को कैसे? राधिका मुस्कुराई। उसकी आवाज अजीब सी मीठी थी। मुझे पता था तुम आने वाले हो, चलो साथ साथ चलते हैं। कुंदन का मन बेचैन हो गया, सीना भारी लगने लगा। डर अब साफ महसूस होने लगा था। तभी पीछे से फिर आवाज आई, अरे कुंदन, इतना तेज क्यों चल रहे हो? मेरे लिए तो रुको। ये आवाज सुनते ही कुंदन के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसने झट से पीछे देखा और उसकी चीख गले में ही अटक गई। वहां राधिका नहीं थी। उसकी जगह टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान के साथ एक छलावा खड़ा था। आंखें जलती हुई, चेहरा धुंधला और आवाज बिल्कुल इंसान जैसी। जंगल की हवा अचानक थम गई। अब कुंदन समझ चुका था, आज रात वो जंगल उसे जाने नहीं देने वाला।